Okay, class. So let's start with profitability index. Let's start with profitability index, class. Pay attention. So now profitability index क्या है? Profitability index बिल्कुल same as NPV. Same as NPV, but the only difference is that you divide it. यानी आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आप लोग ऐड कर देंगे इसको। एनपीवी में हम क्या करते थे? माइनस इनिशियल कैश आउट, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउट, या ये फॉर्मूला है 1 प्लस एनपीवी डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउट, ठीक है। मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है क्योंकि ये बिल्कुल सेम एज एनपीवी। सिर्फ फर्क इतना है कि एनपीवी में यहां पे माइनस है और यहां पे डिविजन, बस बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीस इनिशियल कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो तो ये है, सब फ्यूचर कैश इनफ्लोस, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट क्लास। ये हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं, अगर वो आपके पास है तो आप मुझे फिगर्स दे सकते हैं। 10,000 को डिस्काउंट करें फॉर 1 ईयर 13% एट व्हाट रेट? किस रेट पे? 13% अमाउंट दिया था, 13% पे अमाउंट दिया था। ओके, सो एट 13% हमारे पास 13% है, चेक कर लीजिए 13%, ठीक है। रिक्वायर्ड रेट इज 13% फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप। सो 13% पे आप इसको डिस्काउंट करें और मुझे वैल्यूज बताइए। 10,000 को डिस्काउंट करें तो ये आएगा 8,850, ठीक है। 10 पर हम लोगों ने 13% पे डिस्काउंट किया एक साल में। 12,000 को डिस्काउंट करें 13% पे 2 साल में 9,396, ये भी हो गया। थर्ड वन 15,000 को डिस्काउंट करें 3 साल के लिए 30%, 10,395। फोर्थ 10,000 को डिस्काउंट करें 13% पे 4 इयर्स के लिए 6,133। ओके, लास्ट वन 7,000 को डिस्काउंट करें 5 इयर्स के लिए 13%, 3,801। इन सब को ऐड कर दें, ये जितने भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं इनको, इनकी प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर दें जी। 38,572। अब अगर आप एनपीवी कर लें जो इससे पिछले वाला, तो आपने क्या करना है? 38,572 माइनस 40,000, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस समथिंग आएगा, माइनस 1,428। नेगेटिव एनपीवी आ गया तो हमने कहा इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या करना है आपने कि आपने 38,572 डिवाइडेड बाय 40,000 which will give you 0.9643, ठीक है। 0.9643। अगर ये 40,000 के बराबर हो जाता, 40,000 प्रेजेंट वैल्यू भी होती, 40,000 इनिशियल कैश आउटफ्लो भी होता, तो आपका ये आंसर क्या आता? 1 आता ना, दोनों फिगर्स बराबर होती 1 आता। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 आता तो जितने पैसे मैं इससे कमा रहा हूं इस प्रोजेक्ट से और उनको डिस्काउंट करूं 30% पे, तो वो बराबर है उस पैसों के जो मैंने दिए, तो फिर सही था। लेकिन ये अगर 1 से नीचे हो गया तो ये कम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये मेरे इनिशियल कैश आउटफ्लो से कम बन रही है इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ये सेम लाइक माइनस है। हाँ, सेम लाइक माइनस है, यानी अगर 0 से अगर 1 से नीचे हो गया तो वो अच्छा नहीं है। अगर 1 है तो सही है, तो भी सही है। अगर 1 से ऊपर है फिर तो अच्छा है, ठीक है। और अगर 1 है और कोई प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है तो फिर भी सही है। The PI is less than 1, so you reject the project, ठीक है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई क्लास? ओके, आगे जाएं। ओके, अब इसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखें। ये बिल्कुल सेम एज एनपीवी है, तो जितनी भी एनपीवी की स्ट्रेंथ है वो सारी इसकी भी स्ट्रेंथ है। ओके, इट अलाउज कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्केल प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और उनका स्केल डिफरेंट है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं,
कुछ करोड़ों के हैं, कुछ हजारों के हैं, तो उनका कंपैरिजन पॉसिबल होता है पीआई में, बाकियों में नहीं। पीआई का पॉसिबल है, तो पीआई की एक ही खास बात है। वीकनेसेस, जो एनपीवी की वीकनेस है वो इसी भी वीकनेस है, और वो कौन सी वीकनेस थी? क्या कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले? मैनेजमेंट Oh, sir, managerial. ऑप्शंस एम्बेडेड इन प्रोजेक्ट। ओके, अच्छा, प्रोवाइड्स ओनली रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। यानी कि कोई और प्रोजेक्ट है और उसका आ गया 0.8, तो इसका मतलब वो इससे भी कम है, इससे भी बुरा है, अदर वर्ड्स में। तो रिलेटिवली आपको बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि उस प्रोजेक्ट में इतने पैसे लगेंगे और इतने पैसे आएंगे, ये नहीं बताता। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताता है कि रिलेटिवली कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। तो ये सिर्फ रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पोटेंशियल रैंकिंग प्रॉब्लम और रैंकिंग का प्रॉब्लम इसके अंदर भी है। ठीक है, रैंकिंग क्या है अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। याद रखिए है सारा। अब ये चार मेथड्स हैं, हमने चार मेथड्स किए। पे बैक पीरियड के मुताबिक हमने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया, सेम प्रोजेक्ट हमने किया, सेम प्रोजेक्ट को हम लोग ने चार डिफरेंट मेथड से इवैल्यूएट किया है। पे बैक पीरियड के मुताबिक रिजेक्ट है, सॉरी एक्सेप्ट है, और बाकी तीनों के मुताबिक रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तीन के मुताबिक रिजेक्ट, एक के मुताबिक एक्सेप्ट हो गया। ओके, आगे चलें। डिपेंडेंट प्रोजेक्ट, जिस तरह हम लोगों ने इंडिपेंडेंट को डिफाइन किया था कि वो क्या होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन किसी दूसरे प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि फर्क पड़ेगा। A project whose acceptance depends on the acceptance of one or more other project, यानी ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो या ना हो, ये डिपेंड करता है एक और प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस के ऊपर। अगर वो हो गया तो ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, समझ आ गए? तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को बोलते हैं डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये आपने प्रॉफिटेबिलिटी में पढ़ा होगा, सॉरी प्रोबेबिलिटी में पढ़ा। प्रोबेबिलिटी याद है? Yes, sir. याद है? उसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग कहते थे इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सर एक दूसरे पर डिपेंड बिल्कुल करती नहीं, मतलब ये एक इवेंट जिस तरह हो रहा है ये डिपेंड नहीं करता दूसरे पर कि वो किस तरह हो रहा है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी वैसी नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं याद? देखिए, a project whose acceptance precludes the acceptance of one or more alternative projects। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो, जिस तरह आपके पास डाइस है, उसके आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। A project whose acceptance, अगर उसमें से एक आ गया, डाइस आपने रोल किया, एक आ गया, तो क्या दो भी आ सकता है? अगर एक आ गया तो क्या दो आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो यानी अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं होगा, अगर एक एक्सेप्ट हो गया तो बाकी एक्सेप्ट नहीं होंगे। A project whose acceptance precludes the acceptance of one or more alternative projects। अगर मेरे पास बहुत सारे आउटकम्स हो, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हो, और उसमें से एक को एक्सेप्ट कर लूं तो बाकी एक्सेप्ट नहीं होंगे। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, आगे चलें। रैंकिंग, हम लोग बार-बार रैंकिंग की बात कर रहे थे ना, रैंकिंग का। ठीक है, रैंकिंग क्या है? ओके, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अंडर म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। जब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी होती है तो फिर मसले बनते हैं। वो क्या मसले हैं? वो ये मसले हैं जो भी आप लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स मे क्रिएट कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स। अब अगर आप रैंकिंग करते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसके बाद ये आप किसी मेथड की बेस के ऊपर करेंगे ना। ठीक है, आपके पास चार डिफरेंट मेथड्स हैं, चार डिफरेंट मेथड्स हैं, इसकी बेसिस पे आपने रैंकिंग करनी है। तो वो कह रहा है कि जब आप रैंकिंग करते हैं तो उसमें इन चीजों की वजह से मसले बनते हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं? स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, एक में इन्वेस्टमेंट कम है। कैश फ्लो पैटर्न, एक का कैश फ्लो पैटर्न ऐसा है कि शुरू में ज्यादा पैसे, बाद में ऐसा ऐसा कम पैसे, और दूसरे का पैटर्न इसका ऑपोजिट है, शुरू में कम पैसे, ऐसा ऐसा ज्यादा पैसे। प्रोजेक्ट लाइफ, एक साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल का, और दूसरा जो है वो 4 साल का या 5 साल का, दोनों का लाइफ डिफरेंट है। तो वो कह रहा है कि जब ये चीजें होंगी तो रैंकिंग में प्रॉब्लम होगा। सही है? अब ये किस तरह रैंकिंग को अफेक्ट करती है, लेट्स फाइंड आउट। स्केल डिफरेंस, स्केल डिफरेंस हमने कहा था, स्केल का मतलब है कि
किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे आप लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट। एक प्रोजेक्ट में आप $100 लगा रहे हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में आप $1 लाख लगा रहे हैं, इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट, ठीक है। एक लार्ज प्रोजेक्ट है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट है। ईयर 1 में इसमें से कितने पैसे आते हैं? 0। इसमें से कितने आते हैं? 0। ईयर 2 में इसमें से कितने पैसे आते हैं? 400। इसमें से कितने पैसे आते हैं? 156,250। 300% रिटर्न दे रहा है, ठीक है। 6% बस ये भी चेक करते हैं ना, आप किस मेथड से चेक करें? 4 मेथड आते हैं, तो आप कहते हैं सर चारों से चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। चलें चारों से चेक करते हैं। कैलकुलेट द बीवीपी, आईआरआर, एनपीवी एट 10%, पीआई एट 10%। ये सब उन्होंने कैलकुलेट करके आपको दिया हुआ है, रिजल्ट्स आपके सामने। अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो उसका आईआरआर कितना है? 100%। और अगर लार्ज है तो उसका आईआरआर 25। इसमें से कौन सा अच्छा होगा? आईआरआर के मुताबिक, आईआरआर के मुताबिक कौन से वाला अच्छा होगा? लार्ज। स्मॉल। हमने क्या कहा था? आईआरआर याद है? हर्डल, कि ये हर्डल रेट है, इससे अगर ज्यादा हो जाए तो एक्सेप्ट करें, इससे अगर कम हो जाए तो रिजेक्ट करें, क्योंकि वो कम है। 100%, 25%, तो कौन सा अच्छा होगा? 100% अच्छा, तो ये अच्छा, ठीक है। आईआरआर के मुताबिक छोटा वाला प्रोजेक्ट अच्छा, ठीक। आगे जाएं। एनपीवी, एनपीवी को कैलकुलेट किया तो इसका एनपीवी आ रहा है 231 और इसका आ रहा है 29,132। तो कौन सा अच्छा होगा? ये अच्छा होगा, ठीक है। हमने कहा था एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो ये वाला ज्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं पीआई। पीआई में हमने क्या कहा था कि 0 हुआ तो ओके, 0 हुआ, मतलब 0 से कम हुआ 1, ठीक है। ओके, 1 से नीचे है, 1 से ऊपर है। ओके, इसका है 3.31, इसका 1.29, तो कौन सा अच्छा होगा? स्मॉल वाला 1 से ज्यादा है ना, तो स्मॉल वाला ज्यादा है। ये कितने हैं? नजर आ रहा है कितने हैं? 2 4 आप इलाज करें। ओके, आगे चलिए क्लास। तो जिसका एनपीवी ज्यादा है वो ज्यादा अच्छा है। अब जरा मुझे बताएं इन तीनों रिजल्ट्स, इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा, इसमें ये अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोजेक्ट का स्केल डिफरेंट हो तो फिर ये मेथड्स काम नहीं करेंगे। फिर आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा, किस बेसिस पे करेंगे? सर हम आपकी मर्जी है, देखिए वो आपकी मर्जी होगी, आप किस बेसिस पे करेंगे। सर हम रिटर्न को देखेंगे, जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है हम उसी को। तो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, रिटर्न पैसों में देखेंगे या रिलेटिव देखेंगे? पैसों, अगर पैसों में देखते हैं ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 29,000 रुपए दे रहे हैं एक्स्ट्रा, 29,000 एक्स्ट्रा, जितने पैसे आपने लगाए उससे 29,000 ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन अगर रिलेटिव देखें तो ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये पैसे सिर्फ 231 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो यही मसला है, वो कह रहा है कि जब भी स्केल का डिफरेंस हो तो फिर जितने भी मेथड्स आपने पढ़े वो सब आपको अलग अलग रिजल्ट देंगे। कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है, कोई कहेगा वो अच्छा है, ठीक है। गॉट द आइडिया? ओके, लेट्स मूव ऑन। कैश फ्लो पैटर्न। कैश फ्लो पैटर्न मैंने आपसे कहा था कि कितने कैश फ्लोज आपको मिलते हैं, शुरू में ज्यादा है या आखिर में ज्यादा, ठीक है। ओके, सो मेरे पास दो किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। एक है डिक्रीजिंग कैश फ्लो, यानी वर्क के साथ साथ कैश फ्लो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग, और एक में इंक्रीजिंग आए। ओके, प्रोजेक्ट डी, आप लोगों ने शुरू में कितने पैसे दिए? 1200। आपको कितने पैसे आ रहे हैं? 1000, 500, 100, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग कैश फ्लो। इंक्रीजिंग कैश फ्लो, शुरू में आपने 1200 रुपए दिए, सेम लाइफ भी सेम, लेकिन कैश फ्लो का पैटर्न कुछ और है। शुरू में 100, फिर ज्यादा हो गए 600, फिर ज्यादा हो गए 1000। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आते हैं। आईआरआर के मुताबिक कौन सा अच्छा हुआ? डिक्रीजिंग ना, इसका आईआरआर ज्यादा है ना, तो हमने ये कहा था ना हर्डल के जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, डिक्रीजिंग। एनपीवी दोनों का सेम है, तो इसकी बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। पीआई सेम,
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप डिसाइड कर रहे होंगे आईआरआर की बेसिस के ऊपर, ठीक, कि कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। तो फिर वही मसला कि आपको पता नहीं चलेगा। अब अगर इसको मैं प्लॉट करूं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या कहा कि एनपीवी और डिस्काउंट रेट का आपस में ताल्लुक क्या है, इनवर्स है, ठीक, ओके, दोनों इनवर्स होंगे, लेकिन एक इंक्रीजिंग है और एक डिक्रीजिंग है। अब इसमें से कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, ये देखिए। इसमें से ये वाला जो है, ये वाला, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, और ये वाला जो है रेड वाला, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, एक डिक्रीजिंग है, एक इंक्रीजिंग है, और एक जगह पे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कौन सा रेट है, ये रेट मेरे पास आ रहा है 10%, इसको क्या बोलते हैं, फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन। इस जगह पर वो प्रोजेक्ट्स जिनका आपस में कैश फ्लो डिफरेंट है, पैटर्न वो सेम हो जाता है, ठीक, क्योंकि उनका एनपीवी सेम हो जाता है, ठीक है। इस डिस्काउंट रेट पे दोनों का एनपीवी सेम है। अगर इस डिस्काउंट रेट से पीछे जाए, इससे पीछे चला जाए, यानी 5 पे, तो 5 पे कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, इंक्रीजिंग वाला पीछे रिटर्न, ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसकी एनपीवी ज्यादा है। ये कौन सा वाला है, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, रेड वाला इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग वाला ज्यादा अच्छा है। तो फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले, फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले इंक्रीजिंग कैश फ्लो ज्यादा अच्छा है। अब जरा इसके बाद देखें, इसके बाद देखें यहां पर 15% पे कौन सा अच्छा है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अच्छा है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कैश फ्लो हो या डिक्रीजिंग कैश फ्लो हो, ये डिपेंड कर रहा होगा आपके डिस्काउंट रेट्स पर, कि अगर डिस्काउंट रेट ज्यादा है, डिस्काउंट रेट फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्यादा है, तो फिर डिक्रीजिंग कैश फ्लो वाला अच्छा होगा, और अगर फिशर्स रेट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले है, ठीक, तो इंक्रीजिंग कैश फ्लो वाला अच्छा होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट लाइफ। प्रोजेक्ट लाइफ का क्या मतलब हुआ कि उसका लाइफ कितने साल की। एक मेरे पास है प्रोजेक्ट एक्स जिसकी लाइफ है लॉन्ग लाइफ, 3 साल का, और एक है प्रोजेक्ट वाई जिसकी लाइफ है शॉर्ट है, और वो कितने साल हो गए, 1 साल, 1 साल में खत्म, ठीक है, 1 साल में खत्म, ओके। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो वो ये कह रहा है कि इसको कंपेयर करने के लिए ये सारी चीजें मैंने इस्तेमाल की। आईआर के मुताबिक कौन सा अच्छा है, वाई कौन सा था, शॉर्ट लाइफ। एनपीवी के मुताबिक कौन सा अच्छा है, लॉन्ग लाइफ। पीआई के मुताबिक कौन सा अच्छा है, लॉन्ग लाइफ। तो फिर वंस अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आए। तो वो कह रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों को बराबर कर दें, ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि दोनों को बराबर कर दें, तो उसके 2 तरीके। एक तरीका है adjust cash flows to a common terminal year if project Y will not be replaced। अगर प्रोजेक्ट Y को रिप्लेस नहीं करना, प्रोजेक्ट Y को रिप्लेस नहीं करना, याद है ये रिप्लेसमेंट होती थी प्रोबेबिलिटी में, उसका क्या मतलब होता था कि आप ड्रॉ करें दोबारा और उसको दोबारा चांस ना मिले कि वो दोबारा हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूं अगर ये प्रोजेक्ट दोबारा रिपीट ना हो, गेटिंग दिस आइडिया, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। याद है कि आपको प्रोबेबिलिटी में ये चीज याद है या नहीं, याद है ना, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट होता था आप उसको दोबारा रख लेते थे, तो इसका मतलब इसका दोबारा चांस है, वो इसका दोबारा चांस मिल गया। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये दोबारा नहीं हो सकता। तो ये वाला कौन सा तरीका है जिसमें आप लोग रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे, सेम प्रोजेक्ट, बस एक ही प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्स और वाई। अब इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट छोटा था, एक्स लॉन्ग लाइफ था, वाई शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ कितने सालों का था, 1 साल। ये एक्स 3 सालों का था, वाई 1 साल का। अब 1 साल को अगर 3 सालों में ले जाए, इस 1 साल को 3 साल में ले जाए,
किस तरह? इसको ये पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं ना, अगर ये पैसे यहां पर मिलते, यहां पर, तो ये कितने होते? अगर ये 2000 यहां पर आते तो ये कितने होते? इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें। ये कितने साल है? 2 साल ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है? 2 साल हो गए। 2000 को 2 सालों के लिए कंपाउंड करें सर। रेट कौन सा लेंगे? रेट कौन सा लेंगे? रेट आपको क्या बताया था? इस पूरे एग्जांपल में रेट क्या था? 10%। 10% पे चेक करें, 10% पे चेक करें। 10% for 2 years, 2000, 10% for 2 years, 2000 into 1 plus 10% raised to power of 2, 2000 420। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि ये प्रोजेक्ट रिप्लेस नहीं होगा और इसी प्रोजेक्ट को एक की बजाय 3 साल पे ले जाऊं, तो ये जो 2000 यहां पर मिले वो यहां पर मिलेंगे, तो वो बन जाएंगे 2420। अब दोबारा इसके ऊपर पे बैक पीरियड और सब कुछ दोबारा लगेगा, ठीक है? दोबारा फाइंड आउट करें। इससे पहले इसका आईआरआर कितना आ रहा था? 100%। और एनपीवी कितना था? 818 था। और पीआई कितना था? 1.82। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो इसका आईआरआर कितना आ जाएगा? 34.26%। पहले कितना आना था? 100। अब अगर ये 100 की वैल्यू 34.26 हो गया तो आप कौन सा अच्छा है? आप लॉन्ग लाइफ वाला अच्छा है, ठीक है? तो मैंने क्या किया कि शॉर्ट लाइफ के प्रोजेक्ट को अगर रिप्लेस नहीं होता तो उसको मैंने एक्सटेंड करके लॉन्ग लाइफ बना दिया और फिर मैंने कंपेयर किया, तो ये मेरे पास रिजल्ट आया। इसमें मैंने कहा ये अच्छा है एनपीवी। अगर इसका मैं एनपीवी फाइंड आउट करूं तो एनपीवी कितना आ रहा है? 818। एनपीवी से 818। एनपीवी के मुताबिक कौन सा अच्छा होगा? लॉन्ग लाइफ, ठीक है? तो फिर वो जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट थे वो दोनों सेम। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके। सेकंड मेथड, अब हमने एक कहा था विदाउट रिप्लेसमेंट और एक होता है विद रिप्लेसमेंट। अब आपने इसको रिप्लेस करना है, यानी इसको आपने प्रोजेक्ट किया, ये कितने साल का प्रोजेक्ट है? 1 साल का। 1 साल का खत्म हो गया, दोबारा इसको करें। कितने साल हो गए? 2 साल। खत्म हो गया, दोबारा करें। कितना हो गया? 3 साल। अब दोनों बराबर हो गए? दोनों बराबर हो गए ना? x वाला पहले कितना था? 3 साल और y वाला कितना हो गया? 3 साल। अब जरा इसको और से देखें। ये था y प्रोजेक्ट, 0 में 1000 रुपए आपने दिए और आपको फर्स्ट ईयर में कितने पैसे मिल गए? 2000। प्रोजेक्ट खत्म, इसको दोबारा स्टार्ट करें, इसी को दोबारा रिप्लेस करें। दोबारा 1000 इन्वेस्ट। हाँ, दोबारा 1000 इन्वेस्ट कर दिए, दोबारा 1000 इन्वेस्ट कर दिया ना, और फिर 1 साल बाद आपको कितने पैसे देगा? 2000। दोबारा रिपीट करें, 1000 रुपए आपने दे दी, ठीक? और 1 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे? 2000। अब इसके कैश फ्लो से ईयर 0 पे कितना है? 1000 माइनस ईयर 1 पे कितना है? 1000 प्लस, यानी आपके पास पैसे आ रहे हैं। ईयर 2 पे कितना है? प्लस। ईयर 3 पे कितना है? प्लस। अब ये कैश फ्लो है। अब इसको आप दोबारा चेक करें। आईआरआर फाइंड आउट करें, कितना आ गया? 100। इससे पहले कितना था? इससे पहले भी 100 था, ठीक है? आईआरआर सेम। ओके, आगे चलें। एनपीवी कितना आ गया? 2238.17। इससे ज्यादा हो गया, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा? वाई। बस कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट को आपने खत्म कर दिया बाय एक्सटेंडिंग द लाइफ। 2 तरीकों से, इफ प्रोजेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, इफ प्रोजेक्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अगर प्रोजेक्ट को मैंने रिप्लेस किया तो उस केस में मेरे पास कौन सा अच्छा आया? x के y। जब रिप्लेस किया फिर y है।
y अच्छा है, और जब रिप्लेस नहीं था, नॉट रिप्लेस, ये वाला, तो इसमें कौन सा अच्छा आया था? इसमें x अच्छा आया। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्लास? ओके, टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल डू कैपिटल। इसको पॉज कर दें, हमारा पॉज, नॉट स्टॉप। Okay, capital rationing. Now what is capital rationing? Capital rationing, you do capital rationing when you have limited resources. Resources कम है, पैसे इतने नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं। कौन सा मेरे लिए ज्यादा अच्छा है? So capital rationing occurs when a constraint or budget ceiling is placed. एक constraint है या budget ceiling है, एक ceiling लगी, इससे ऊपर नहीं जा सकते। Is placed on the total size of capital expenditure. इससे ज्यादा आप पैसे नहीं लगा सकते, आपके पास नहीं है या आप नहीं लगाना चाह रहे, whatever, इतना ज्यादा एड्रेस नहीं करना चाह रहे, एक्सपोजर ज्यादा नहीं करना चाह रहे। साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी एक पीरियड में अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसे हो जो आप लगा सकें प्रोजेक्ट के ऊपर, सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल रेशनिंग। During the investment, what investment opportunities to undertake for BW, she is limited to a maximum expenditure of, ये आपका बजट है, इसके अंदर सारा काम, only for this capital budgeting। अब प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से हैं? ये प्रोजेक्ट्स, ये सब, और ये इनका IRR, NPV और PI। पहले ये बता दूं, अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं ना, तो आपको एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या करना है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं IRR, तो मैं कौन से IRRs पहले उठाऊंगा? 37, जो सबसे हाई है, हाईएस्ट 37, फिर उसके बाद 28, उसके बाद 26, उसके बाद 25। लेकिन साथ ही में देखें ना पैसे कितने हैं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसे हैं। कितने पैसे हैं आपके पास? 32,500। अगर मैं 37 करूंगा तो मेरे कितने पैसे गए? 5,000। ठीक, फिर मैं आ गया 28 पे, कितने गए? 20,000। फिर मैं चला गया 26 पे, कितने गए? 32,500 पूरे हो गए। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए मैंने? ये ठीक। IRR के मुताबिक मैंने 3 प्रोजेक्ट्स उठाए, उनका वो मेरे कैपिटल बजटिंग जो रेशनिंग था उसके अंदर आ गए, और इससे मैं कितना पैसे कमा सकता हूं इन 3। जरा चेक करें। पैसे तो बाकी सिर्फ 500 वाले जी, पैसे तो बाकी सिर्फ 500 वाले, क्यों बाकी? 32,500। जरा चेक करें। 5 प्लस 15 20 पूरा शेड्यूल सर 500 पूरे हो गए, पूरे हो गए। ठीक है, ओके। 37 एनपीवी कितना हो गया? 5,500। 28 एनपीवी कितना हो गया? 21 प्लस 5,500 26,500। ओके, 27 हो गए टोटल। तो आईआरआर के मुताबिक आपने कितने पैसे कमाए? 27,000। सही है। आईआरआर के मुताबिक जब मैंने लार्जेस्ट आईआरआर दिए तो मैंने 27,000 रुपए एनपीवी कमाए। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगला किस बेसिस पे करें? एनपीवी के बेसिस पे। कौन सा सबसे पहले करेंगे? 21,000। कितने पैसे गए मुझसे? 15,000 रुपए। नेक्स्ट 7 कितने पैसे गए? 17,000 पैसे पूरे हो गए? 32,500 पूरे हो गए पैसे? कितना एनपीवी आपने कमाया? 28,500। आईआरआर से अच्छा रिजल्ट दे रहा है? आईआरआर से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ओके, आगे चलते हैं। 28,500 चेक करें, सही सही है। आगे चलते हैं। पीआई, हाईएस्ट पीआई 2.40। 2.40 कितने पैसे गए मुझसे? 15,000 गए। और पैसे कितने कमाए? 21,000। नेक्स्ट 2.3 कितने पैसे गए? 5,000। टोटल कितने पैसे चले गए? 20,000। और एनपीवी कितना कमा लिया? 27,500। ओके, 27,500। और पैसे बचे हैं मेरे पास? हाँ सर। ओके, देखें नेक्स्ट
2.1 यस सर 2.1 ओके सर ये सबसे अच्छा ओके अच्छा कितने पैसे गए 5,000 ठीक तो 10,000 ये हो गए और 15,000 ये हो गए कितने हो गए 25,000 और कितना एनपीवी कमा लिया 21 प्लस 6,500 27,500 28 29 30 31 32 33 33 की तरफ चला गया वो मेरे पास और भी पैसे हैं नेक्स्ट 1.67 ये ले इसके ऊपर कितने पैसे लगेंगे 7,500 पैसे पूरे हो गए यस सर और एनपीवी कितना पहुंच गया 38,500 तो पीआई से जब मैंने किया तो इसका मतलब कि पीआई की बेसिस पे मुझे सबसे अच्छा एनपीवी मिल गया यार पीआई generates the greatest increase in shareholder wealth when a limited capital budget exists for a single year. इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है हाँ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट सर कभी डिपेंडेंट प्रोजेक्ट डिपेंड तो फिर तो नहीं कर सकते ना फिर तो हर एक के साथ ये होता है कि अगर ये करोगे तो ये होगा नहीं तो ये नहीं होगा तो फिर मसला बन जाता है ठीक है ओके पोस्ट कंप्लीशन जब कंप्लीट हो जाए सब तो फिर क्या करना है जब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए तो क्या करना है पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट करना है ठीक है कंप्लीशन के बाद ऑडिट आपने करना है अ फॉर्मल कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट को जितने पैसे मैंने प्रोजेक्ट पे एक्चुअल लगाए एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट विद ओरिजिनल एस्टिमेट्स मैंने पूरा प्रोजेक्ट कर लिया मुझे अब पता चल गया इसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगी और इसका बेनिफिट कितना है ये एक्चुअल है अब इसी एक्चुअल को जो इससे पहले मैंने एस्टिमेट किया था उसके साथ कंपैरिजन a formal comparison of the actual cost and benefits of a project with original estimates के साथ कंपेयर कर ठीक है आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट वीकनेसेस आपको पता चलेगा इसके अंदर कोई मसले आए या नहीं है ठीक डेवलप अ पॉसिबल सेट ऑफ करेक्टिव एक्शन तो फिर उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शन है कि अगली बार वो काम ना हो ठीक है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फीडबैक एंड गिव फीडबैक रिजल्ट क्या होगा मेकिंग बेटर फ्यूचर डिसीजन तो इस बार तो अगर कोई खराब हो गया तो हो गया अगली बार कोई चीज खराब नहीं गॉट द आइडिया यस सर लास्ट वन मल्टीपल आईआरआर प्रॉब्लम अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मल्टीपल आईआरआर क्या होता है मैंने आपसे थोड़ा सा आइडिया दिया कि मल्टीपल आईआरआर तब होता है जब एक की बजाय दो आईआरआर दो आईआरआर तो कभी आ ही नहीं सकते ठीक क्योंकि आपने कहा कि सर रिलेशनशिप नेगेटिव है यूं डिस्काउंट रेट का और इसका तो जब ये यहां पर टच करे इसको तो ये आईआरआर होता है याद है आपने कहा सर जब ये जीरो हो जाए जब एनपीवी जीरो हो जाए तो वो ये चला तो हमने कहा बस ठीक है ये नेगेटिव है इस तरह आ जाए लेकिन अगर ये कर्व इसके बाद दोबारा यूं चला जाए अगर इसके बाद दोबारा यूं चला जाए तो फिर यहां पर दोबारा एक और आईआरआर आ गया एक और आईआरआर आ गया ओके एक और आईआरआर भी आ गया ठीक ये एक और आईआरआर गया तो इस सिचुएशन को बोलते हैं मल्टीपल आईआरआरस और फिर इसमें ये डिसाइड करना कि कौन सा आईआरआर है तो फिर बस ठीक और ये नहीं हो सकता है ये फिर यहां पे यूं आ जाए तो फिर आपके पास थर्ड आईआरआर ठीक है तो यानी एक से ज्यादा आईआरआरस पॉसिबल होते हैं लेट अस assume the following cash flow pattern for a project for years 0 to 4 अगर इस तरह के कैश फ्लोज हो how many potential IRRs could this project have जब भी साइन चेंज होता है साइन तो IRR आ जाता है ये माइनस से चला गया प्लस में एक आया प्लस 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 से वापस चला गया माइनस में दो आया ठीक है तो पॉसिबल है दो या दो से ज्यादा तो याद रखिए जब भी साइंस चेंज हो और ये साइंस चेंज हो रहा है इसका क्या होता है इसका क्या होता है सर पॉजिटिव Returns? सर पॉजिटिव में हमें कैश फ्लो इनफ्लो आ रहा है नेगेटिव में और नेगेटिव या पॉजिटिव कैश फ्लोज ठीक है हमने कहा था हमने अब तक जो भी एग्जांपल किया हमने कहा पहले साल में आपने पैसे दिए बाकी सब सालों में आपको पैसे आ रहे थे मिले थे लेकिन अगर यहां पर कहीं पे आपको पैसे दोबारा देने पड़ जाते
तो फिर आपके पास साइन चेंज 2 आएगा, 2 या 2 से ज्यादा। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? Okay, this is the end of the chapter. This is the end of the chapter. ठीक है, ये मैं आपको समझा दूंगा। ये ग्राफ